मैं शुभम वर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सीटीपी के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम पीछे कुछ दिनों में सीटेट के क्वेश्चन हल किए हैं। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सीटेट का जो 2015 का पेपर जो आया था, उसे हम हल कर रहे हैं। यहाँ से हमें यह पता चलता है कि क्वेश्चंस मतलब कहाँ से आ रहे हैं, हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो समय ना बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और इसका अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए तो दे रखा है बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए और हम उसका पूरा विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बालक जो होता है उसमें रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता जो होती है, क्या ये ऐसी बात होती है? इसमें शिक्षक का क्या मत है, मतलब शिक्षक की क्या भूमिका है इस उद्देश्य में? तो ऑप्शन नंबर 1 देख रहा है कि संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, तालमेल बैठाने की और निर्देशक की। आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 अगर देखा जाए तो संप्रेषक और व्याख्याता की। संप्रेषक मतलब अच्छा बोलने वाला, व्याख्याता मतलब व्याख्या करने वाला। ऐसे शिक्षक की आवश्यकता बालक को नहीं है आज के समय में। आरटी 2009 ये एनसीएफ 2005 जो लेटेस्ट शिक्षा के परिवर्तन उसमें दिखाया गया है, उसमें बताया गया है कि जो हमें आजकल टीचर की आवश्यकता है वो मित्रवत शिक्षक रहे, ऐसी टीचर की आवश्यकता है जो हमको चीज़ें करने की अनुमति दे सके, जो हमें काम करने के लिए प्रेरित कर सके, अभिप्रेरित कर सके काम करने के लिए। ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है, ना कि जो हमें व्याख्या करके बताए, चीज़ों को अपना ज्ञान झाड़ते रहा। एक शिक्षक को चाहे जितना भी ज्ञान हो, अगर जो चीज़ों को अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो वह आज के समय में बेकार है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखा जाए सुगमकर्ता की, तो यह बेस्ट ऑप्शन है। एनसीएफ 2005 में जो शिक्षक की भूमिका बताई गई है वो 4 भूमिकाएं बताई गई हैं। सुविधा प्रदाता की, सुगमकर्ता की, सहयोगकर्ता की और मार्गदर्शक की, ना कि निर्देशक। निर्देशक डायरेक्टर होता है, निर्देशक डायरेक्टर कहेंगे अंग्रेजी में उसको। तो डायरेक्टर का मतलब उसके अनुसार चलना, ये गलत हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर 2 के हो जाएंगे। शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो सुगमकर्ता की, जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करे। ऐसे शिक्षक की आजकल आवश्यकता है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी फॉर बॉम्बे सही है। अगर जो क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालक की नहीं है? क्या कह रहा है, इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जो प्रतिभाशाली बालक की नहीं है? प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं अगर देखा जाए, हम प्रतिभाशाली बालक की अगर जो विशेषताएं देखते हैं तो उनकी विशेषताओं में आता है कि उनका 140 से IQ देखना चाहिए टर्मन के अनुसार, और उच्च मानसिक क्षमताएं उनकी होती हैं, और प्रत्येक कार्य को करने में एकाग्रचित रहते हैं, सृजनशील हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और अपने विषय के अलावा और कार्य करने की क्षमता रखते हैं, और उच्च आत्म क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देख लीजिए, उच्च आत्म क्षमता, चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता उच्च होती है, प्रतिभाशाली की विशेषता है। नंबर 2 अष्ट अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान। अंतर्दृष्टि जानते क्या होती है? सूझ। ऐसा बालक एक ऐसा बालक है जो सूझ द्वारा समस्याओं का समाधान कर रहा है। कैसा बालक है? तो वो प्रतिभाशाली बालक है। सूझ इन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी अगर देखा जाए तो ये गेस्टाल्टवादियों की देन है। किसकी देन है? गेस्टाल्टवादियों की देन है। और गेस्टाल्ट वाली साइकोलॉजी कहती है कि सूझ द्वारा चीज़ों को सीखा जा सकता है। और सूझ उत्पन्न कौन कर पाएगा? जो चिंतनशील होगा, विचारशील होगा, और ऐसा वाला कौन सा हो सकता है? प्रतिभाशाली वाला हो सकता है। और नंबर 4 देखा जाए तो उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं। तो प्रतिभाशाली बालक की हमने विशेषताओं में बताया है कि उच्च श्रेणी की मानसिक विशेषताएं इसकी होती हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 बचा निम्न औसती मानसिक क्रियाएं। एक तो हम ऑप्शन नंबर 4 आपको बताएं
कि उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं। तो जब उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं हैं तो निम्न अवस्थीय मानसिक क्रियाएं कैसे हो सकती हैं? यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो लिखा है कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार, कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर, कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति से किस तरफ प्रवृत्त होगा। जो हमारे कोहल वर्ग हैं इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और 3 से 12 वर्ष तक के या 14 वर्ष तक के बालकों पर अध्ययन किया इन्होंने अपने नैतिक सिद्धांत के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई। 3 स्तरों में जो बताया तो पहला स्तर इनका पूर्व परंपरागत स्तर, नंबर 2 परंपरागत स्तर और नंबर 3 उत्तर परंपरागत स्तर। और उसी में से क्वेश्चन बना दिया है कोहल वर्ग सिद्धांत से दिया गया है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर में इसने जो 2 अवस्थाएं पूर्व परंपरागत स्तर में हैं तो क्या उसमें से कोई अवस्था इसमें दे रखी है, वही पूछ रहा है कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, अंतर्निहित संभावित दंड और पारिवारिक अपेक्षाएं। तो व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं पूर्व परंपरागत स्तर मतलब 3 से 5 वर्ष तक की आयु उम्र, और इस उम्र में बालक के पास अपनी जो होती है व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं होती हैं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार वह नैतिकता नहीं सीखता है। इस समय अगर जो वह नैतिकता सीखता है तो अंतर्निहित संभव दंड, कि हमें दंड मिलेगा अगर जो हम कार्य नहीं करेंगे या नैतिकता के अनुसार अगर नैतिकता का पालन नहीं करेंगे तो हमें मार पड़ेगी। इसलिए नैतिकता सीखता है कि पारिवारिक अपेक्षाओं के कारण नैतिकता सीखता है। तो पूर्व परंपरागत स्तर में अगर जो कोई बालक नैतिकता सीखता है तो अंतर्निहित संभव दंड के कारण सीखता है। उसे लगता है कि अगर जो पिताजी ने कहा है कि आज हम मामा के यहाँ चलेंगे और मामा जी से जाकर तुम्हें नमस्कार करना है या नानी जी के जाकर पैर छूने हैं, और वो समझता है कि अगर जो हम गए और पैर नहीं छुए तो मारे जाएंगे। तो नैतिकता कैसे सीख रहा है? नैतिकता तो सीख रहा है यहाँ पर क्या, नैतिकता तो सीख रहा है कि वो प्रणाम करना दूसरे को प्रणाम करना, पैर छूना, ये सब चीज़ें सीख तो रहा है, लेकिन पिताजी के कहने के अनुसार सीख रहा है और इसलिए सीख रहा है कि अगर जो ऐसा नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर नंबर 4 के साथ जाएंगे, विकल्प नंबर 4 के साथ, डी फॉर डेनमार्क सही इसका। और क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए। कि जो अधिगमकर्ता हमारे पास है, सीखने वाला विद्यार्थी जो हमारे पास है, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं, खुद की आवश्यकताएं जो होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता यह होती है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में फ्रांसिस गाल्टन ने अध्ययन किया। हम इस टॉपिक को लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में देखा जाए तो व्यक्तिगत विभिन्नता को फ्रांसिस गाल्टन ने डिस्क्राइब किया। फ्रांसिस गाल्टन इस व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन के जनक कहे जाते हैं। और फ्रांसिस गाल्टन ने यहाँ तक बताया कि जो 2 जुड़वा बच्चे होते हैं वह भी एक दूसरे से भिन्न हैं। किसी की आँखों का कलर भिन्न है, किसी की आँखें नीली तो किसी की काली, कोई लंबा चौड़ा कोई छोटे कद का, कोई हष्ट पुष्ट कोई दुबला पतला। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, किसी का दिमाग तेज किसी का दिमाग मंद। तो ये कह रहा है कि शिक्षिका को क्या चाहिए कि निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, 1 मिनट के लिख लें, कलन विधि एल्गोरिज्म का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य प्रदान करना और विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 4 का जो देख लो, हमने व्यक्तिगत विभिन्नता बता दी है। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता इस प्रकार की है, तो विभिन्न प्रकार की अधिगम विधियों का विविध प्रकार की अधिगम विधियों का प्रयोग किया जाएगा तो बालक सीख जाएगा कि नहीं सीख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही रहेगा। कह रहा नीलम से कौन से बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। अच्छा, साइकोलॉजी कह रहा है कि जो बाल विकास है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसका प्रिंसिपल कौन सा नहीं पूछ रहा है। तो विकास के सभी सच महत्वपूर्ण हैं, सिद्धांत है कि नहीं है कि विकास के जितने भी पक्ष हैं सभी पक्ष विकास के महत्वपूर्ण हैं, कोई भी विकास का पक्ष कमज़ोर नहीं है, सबकी बराबर महत्ता है। सभी प्रकार की परिपक्वता मनुष्य के अनुभव की अंतःक्रिया परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी में विकास तथा अधिगम एक प्रकार से आगे बढ़ते हैं ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कौन सा नहीं है? और सभी विकास का क्रम का पालन करते हैं, और विकास क्रम से भी होता है। पहले अगर जो देखें तो क्रम से विकास का सिद्धांत को देखें तो विकास केंद्र से दूर क्यों होता है, पहले सेंटर का विकास होगा या फिर
पास से दूर का सिद्धांत देखें तो पहले पास का मस्तिष्क का विकास होगा, फिर धीरे धीरे नीचे का विकास होता चला जाएगा। या फिर अगर जो हम देखें कि मध्य से सिरों के विकास होता है, पहले मध्य का विकास होगा, फिर धीरे धीरे सिरों की ओर बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे विकास होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 गलत है इसका, मतलब सही यही है, क्योंकि कह रहा गलत है ना, नहीं है तो ये गलत है कि सभी विकास तथा अधिगम समान गति से आगे बढ़ते हैं, नहीं, सभी में नहीं संभव ऐसा। निम्न में से कौन सा आकलन करने को सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अधिगम एक शैक्षणिक सत्र 2 बार करना शुरू और अंत में एक बार, बिल्कुल गलत बात। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए कह रहा है, एक शुरू में एक अंत में। ये कैसा आकलन है? बिल्कुल गलत है आकलन। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा, बिल्कुल ये भी गलत है। आकलन बाह्य एजेंसी करेगी आकर, बालक आकलन नहीं, बालक अपना परीक्षण नहीं दे पाएगा। बालक जितना जानता है बाहरी एजेंसी को पेपर देने आएगी, वो हड़बड़ाहट में अपनी चीज़ें भी नहीं बता पाएगा, उसका आकलन तो गलत हो जाएगा फिर, कि नहीं गलत हो जाएगा? तो बाह्य आकलन तो बिल्कुल बेकार है। और नंबर 4 देखा जाए, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, ये भी गलत है। आरटी 2009 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का हमारे आरटी 2009 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करती है कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत और व्यापक होना चाहिए। सतत मतलब लगातार, व्यापक मतलब बहुत बड़े स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर करा लिए उससे मूल्यांकन हो गया। बालक को डांस प्रतियोगिता में भाग कराइए आप, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग करवाइए आप बालक से कोई खेल करा सकते हैं, उसमें बालक का जो मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है कि आकलन अधिगम शिक्षण से अंतर्निहित प्रक्रिया है, शिक्षण के साथ साथ आकलन होता रहता है। ऑप्शन नंबर 6 में ये सही है। इनसे कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? इनसे कौन सा? ये चिंतन दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? चिंतन दिए हुए हैं। और पूछ रहा है इनमें से कौन सा सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। क्या है सृजनात्मकता? क्रिएटिविटी क्या है यार? सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता बहुत छोटी सी। सृजनात्मकता के बारे में हमें सिर्फ इतना जानना है कि सृजनात्मकता नई चीज़ों को, ऐसी नई चीज़ें खोजना जो उपयोगी हैं। पहली बात तो नई चीज़ खोजें, और उसके बाद ऐसी नई चीज़ हो जो उपयोगी भी हो, ये सृजनात्मकता है। और उसके साथ सृजनात्मकता का विकास कब होगा? जब तुम्हारा व्यापक दृष्टिकोण होगा, कि तब होगा जब छोटा सा दृष्टिकोण हो। व्यापक दृष्टिकोण में सृजनात्मकता का विकास होगा। तो अभिसारी चिंतन जैसे जो है हमारा, अभिसारी चिंतन कहता है, जैसे आपसे कोई पूछे कि जयपुर की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। लेकिन आपसे अगर जो कोई ये पूछे, मान लो क्लास में 30 बच्चे बैठे थे, किसी ने अगर उसमें प्रश्न पूछा कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है, सबका जवाब एक रहेगा जयपुर। कोई सोचने वाली बात इसमें है? नहीं है। अभिसारी चिंतन होगा ये तो सेंटर पर आधारित है, एक केंद्र इसका है। लेकिन अभिसारी चिंतन वही कहता है कि अगर जो कोई आपसे पूछ ले कि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। लेकिन अभिसारी चिंतन कहता है कि अगर जो आपसे कोई क्वेश्चन यह पूछे कि आप राजस्थान की राजधानी जयपुर के बारे में आप क्या जानते हैं, जितने बच्चे बैठे होंगे क्लास में सबके दृष्टिकोण अलग अलग होगा। क्या? सबका दृष्टिकोण अलग अलग होगा। कोई तो कुछ बताएगा, कोई तो कुछ बताएगा। जो जितना सोच पाएगा, जितना व्यापक दृष्टिकोण कर पाएगा, जितना बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब कर पाएगा, उतना अच्छा जवाब देगा। और सृजनात्मकता कब विकसित होगी? जब व्यापक दृष्टिकोण होगा। हमने आपको भी बताया कि प्रतिभाशाली बालक भी सृजनात्मक नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं जरूरी है कि प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो। सृजनात्मकता का मापन आप प्रतिभाशाली बालक ऐसे नहीं कर सकते किसी से आप, कि उसका आईक्यू लेवल 140 है तो भी आप सृजनात्मक होगा। हाँ, सृजनात्मकता के लिए अगर जो आईक्यू की बात करें तो आईक्यू 100 से 110 के बीच में होना चाहिए। मतलब सामान्य से थोड़ा आईक्यू अधिक होना चाहिए, मतलब सामान्य से भी कम ना हो, सामान्य से आईक्यू अधिक होना चाहिए, ऐसा बालक सृजनात्मक हो सकता है। तो सृजनात्मकता के लिए कौन सा, अब आप लोग समझ के होंगे इसका कौन सा सही होगा? 7 का 4 सही होगा। इस तरीके से चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तब क्वेश्चन जब बन कर आएगा एग्ज़ाम में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी करने में।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। कह रहा है बच्चों के बारे में, जो बच्चे हैं उनके बारे में जो नीचे कथन दिए हुए हैं, कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से बच्चों के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की सही मानते हैं। वाइगोत्स्की ने जो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं, उनके बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के बारे में सही है। हमारे वाइगोत्स्की ने जेडपीडी थ्योरी दी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया, और उन्हीं के बारे में कहा गया बच्चे जब सीखते हैं तब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित होते हैं। तो ऐसा तो को देख लेंगे एक बार इसको भी। बच्चे को चिंतन को तब समझा जा सकता है जो प्रयोगशाला में पशुओं पर किए जाएं, और बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के मध्य से सीखते हैं, ये एक तरीके से हो सकता है। जेडपीडी थ्योरी क्या कहती है? जेडपीडी थ्योरी कहती है कि एक जोन जो क्लियर कर रहा है बालक, तो अपने जोन में तो जैसे एक जोन ये है, एक जोन ये है, इस जोन में तो बालक अपने आप सीख रहा है, लेकिन इस जोन से इस जोन तक बालक तब सीख पाएगा जब समाज में लोगों से बातचीत करेगा, चीज़ों को समझेगा और आगे बढ़ेगा, तब इन चीज़ों को समझ पाएगा। जब समाज में बालक जाकर आगे बढ़ेगा और बातचीत करेगा, तब जाकर जेडपीडी थ्योरी समझ पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम 4 कह रहे हैं सही है कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के मध्य सामाजिक जीवन क्रिया करेंगे। ये सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी यही कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है बच्चे क्या हैं। ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है बच्चे, फिर ऑप्शन दे रखे हैं कि चिंतन में वयस्कों की बात होते हैं, और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। गलत बात। निष्क्रिय जीव होते हैं, बच्चे निष्क्रिय जीव। हम कह रहे हैं कि सीटेट जो है, बच्चे को जहाँ नकारा जाएगा क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। और जिज्ञासु, बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु प्राणी होते हैं, सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, छोटी चीज़ों को बार बार पूछते हैं कि मम्मा ये चिड़िया उड़ क्यों रही है, मम्मा ये चिड़िया पानी क्यों पी रही है, मम्मा ये चिड़िया कैसे उड़ लेती है, हम क्यों नहीं उड़ पाते हैं, पतंग क्यों उड़ लेती है, पंख ना होने के बावजूद भी क्यों उड़ लेती है। तो अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु प्राणी होते हैं। यार उनके अंदर एक जिज्ञासा ही तो है, तभी तो बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। और वो अपने जगत के चारों ओर खोजने के लिए तर्क और अपनी क्षमताओं का विकास करते रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही, 9 का। और बच्चों की त्रुटियों के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों को की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होती हैं। यस, हम कह रहे हैं बच्चों को यहाँ से हटा दिया जाए, कोई भी अगर जो हो, तो जो त्रुटियां होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का अंग होती हैं। प्राणी अपनी त्रुटियों के द्वारा ही धीरे धीरे सीखता है। जब हम कोई काम करेंगे तभी तो गलती होगी, और उस गलती के द्वारा हम सीखते चले जाते हैं। गलती करना गलत नहीं है, गलती के बाद गलती करना गलत होता है। गलती करना गलत नहीं है, गलती के बाद उसी गलती को दोहराना गलत होता है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की सहायक अंग होती हैं। बिल्कुल सही बात, 10 का ए सही है। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा के सभी भी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार शब्द ले डूबा क्वेश्चन को आगे हम पढ़ेंगे ही नहीं। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों, उनके ये भी गलत हो गया। अच्छी अंग्रेजी जो बोल सकता हो, एक भाषा को प्रमोट कर रहा है और संपन्न घरों से एक बड़े वर्ग को इंगित कर रहा है, जबकि आरटी 2009 इन दोनों चीज़ों का विरोध करता है। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल सही बात है कि अपने जो बच्चे हैं क्लास में, उनकी जो है सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें, और कक्षा में जिस जिस समाज से आ रहा हो, जिस संस्कृति को जानता हो, उसी प्रकार से चीज़ों को बताएं, समझाएं, उसका प्रयास करें। 11 में सी सही है। सुरेश सामान्य रूप से शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी विभिन्नता कैसी है?
या उनकी अभिक्षमता में विभिन्नता के कारण है, वह इनकी अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण संभव है। अभिक्षमता क्या होती है? कार्य करने की क्षमताओं को अभिक्षमता कहते हैं। इसमें विभिन्नता के कारण कुछ नहीं है। अधिगम शैली, कोई शोर विशाल में पढ़ सकता है, किसी की पढ़ने का कोई तेज आवाज़ में पढ़ता है, कोई सस्वर वाचन करता है, कोई मौन वाचन करता है, मौन तरीके से पढ़ता है। ये उनकी अधिगम शैलियों के कारण संभव है। 12 में भी सही है। और क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में भाषिक विभिन्नता बहुत है। भारत में की भाषा की विभिन्नता बहुत है। बिल्कुल सही बात। भारत में 28 राज्य हैं। कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाबी हैं, मुंबई में मराठी, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। विशेषकर कक्षा 1 और 2 को प्राथमिक कक्षा पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सरलता उपयुक्त कथन कौन सा है? विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही। बिल्कुल गलत बात। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभ्यस्त के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही रह सकता है, लेकिन हम आगे और देखेंगे। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, अध्यापक उनको उपेक्षा नहीं कर सकते, मातृभाषा की उपेक्षा नहीं कर सकते। जबकि अगर जो देखा जाए, जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, यह भी कहती है कि जो 1 से 5 से कक्षाएं वो मातृभाषा में पढ़ाई जाएँ। मातृभाषा स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। वही बात कि जो हम कह रहे हैं, नई शिक्षा नीति जो 2020 आई, वह भी कह रही है कि 1 से 5 तक मातृभाषा को शिक्षा दिया जाए। ये बिल्कुल सही है बी नंबर में, कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में व्यक्त करने के बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। 13 में भी सही है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति क्या है? जैविक विशेषता, वंशानुक्रम, सूचनाएं। एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, ये गलत चीज़। भौतिक और समाज जटिल सत्य, भी गलत बात। हमारे आसपास का, ये भी गलत बात। ये प्रकृति की बात कर रहा है। क्या प्रकाश पोषण विवाद में जैविकी विशेषता, वंशानुक्रम, सूचनाएं जो हैं, प्रकाश पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय है। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। कौन सा माध्यम? जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। इसके बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखा जाए कि सामाजिकरण केवल माता पिता परिवार के द्वारा किया जाता है। गलत है। केवल शब्द ये स्टेट में 90% नहीं, 99% गलत चीज को इंगित करता है। जब भी आएगा तब भी अपने साथ गलत शब्द लेकर आएगा। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और इन जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं, ये गलत बात नहीं। और संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 अगर जो देखें कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा इस प्रश्न की विषय में सही नहीं है? कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञान रूप से तैयार होते हैं। बिल्कुल सही बात। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। हम बता चुके हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्लास में जब अनेक तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं, बच्चे उनको उतनी ही प्रकार से ग्रहण करते चले जाते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। और बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, ये गलत बात। बच्चे खेल के मैदान में सीखते हैं। सहयोग की भावना का विकास खेल के मैदान में होता है। बच्चे लाइब्रेरी में सीखते हैं, बच्चे प्रयोगशाला में सीखते हैं, बच्चे अपने घर, समाज, परिवार में भी सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। प्राथमिक विद्यालय को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए या प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। ये बाह्य प्रेरणा है। बाह्य प्रेरणा ये एक प्रकार से सही हो सकता है, लेकिन अगर जो अंतः प्रेरणा का जवाब भी इसमें दे रखा होगा तो 100% वही सही रहेगा। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार उनके लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम के साथ करना चाहिए। बिल्कुल, ये अंतः प्रेरणा का सवाल है। ये यहाँ पर अंतः प्रेरणा दे रखी है और हमने कहा था कि अगर जो बाह्य प्रेरणा के साथ साथ अगर जो अंतः प्रेरणा भी दे रखा होगा वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। ये कठोर मानदंड और स्पर्धा, एक एक शब्द पकड़ लो, गलत कर देंगे हम लोग क्वेश्चन को।
काहे हम CDP नहीं कर पाएंगे? CDP सबसे सरल आती है। कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? कंप्यूटर सामाजिकरण का प्रमुख कारक है, गलत बात। अनुवांशिकता भी गलत है। परिवार सामाजिकरण से परिवार को समाज की लघु इकाई कहा जाता है, छोटी इकाई कहा जाता है, न्यूनतम इकाई कहा जाता है। और उससे बड़ा इकाई परिवार के समाज के देखा जाए सामाजिकरण की तो विद्यालय, फिर आस पड़ोस, फिर परिवेश, ये चीज़ें से समाज बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए कि बच्चों को समूह कार्य करने देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि कि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरों पर हावी होने की अनुमति होती है। हावी क्यों होंगे दूसरे पर? एक दूसरे पर सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहयोग भी करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। एक दूसरे से सीखेंगे और परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। बच्चे अपने काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, ये भी समझ नहीं है। इसमें शिक्षक का काम समझता भी गलत है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं कि अगर जो एक समूह कार्य दे दिया जाएगा तो बच्चे सीखेंगे। प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। जब समूह में कार्य करेंगे तो एक बच्चा अच्छा काम कर रहा है, कम कम कर रहा है, उससे देखकर सीखेगा। कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, और परस्पर सहयोग की भावना का विकास भी होता है इससे। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, यह संकेत दे रहा है कि भाषा को पढ़ने में ये लेखन अभिक्षमता है। डिस्ग्राफिया बिल्कुल गलत बात है। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी क्षमता है। डिस्प्रैक्सिया ये भी गलत है। ये पठन अक्षमता, हम डिसलेक्सिया में जाएंगे। डिसलेक्सिया क्या होती है? पठन अक्षमता। डिसकैलकुलिया क्या होती है? गणित संबंधी विकार को डिसकैलकुलिया। डिस्ग्राफिया को लेखन संबंधी विकार को डिसग्राफिया, और डिस्मॉर्फिया गति समय और क्षमता को डिस्मॉर्फिया कहते हैं। तो अगर जो डिसलेक्सिया देखा जाए तो पठन संबंधी क्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं। 20 में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 सही है। शैशव काल की अवधि क्या है? जब भी शैशव काल की अवधि की बात अगर जो हमसे पूछेगा क्वेश्चन, और अगर जो लेडी एलिजाबेथ हरलॉक का अगर जो विभाजन दे रखा है, अगर जो विभाजन लेडी एलिजाबेथ हरलॉक का दे रखा है तो हम जन्म से 2 वर्ष तक ही लगाएंगे। वैसे तो शैशव काल जन्म से 5 वर्ष तक रखा जाता है। 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था, और जन्म से पहले का काल गर्भावस्था कहलाती है। लेकिन शैशव अवस्था का काल अगर जो मैडम एलिजाबेथ हरलॉक का है तो उन्होंने गर्भावस्था को भी 3 कालों में बाँटा है। और उसके बाद इन्होंने शैशव अवस्था को जन्म से 2 वर्ष तक माना है। और फिर उसके बाद इन्होंने बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, फिर उत्तर किशोरावस्था, यहाँ तक मैडम एलिजाबेथ हरलॉक ने बाँटा है। तो जन्म से 2 वर्ष तक है। किसमें सही है? पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। बिल्कुल बहुत से वर्ष बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उसकी 4 अवस्थाएं बताई। 4 अवस्थाएं बताई। पूर्व संवेदी नंबर 1 पर आती है संवेदी प्रेरक अवस्था, नंबर 2 पर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 पर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और नंबर 4 पर आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो नंबर 1 पर आती है संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था कहती है कि बालक कैसे सीखता है? संवेदनाओं द्वारा सीखता है, कि किसी भी चीज़ को टच करके सीखता है, स्पर्श करके सीखता है, स्पर्श करके, या अगर जो कोई चीज़ की उसे आवश्यकता होती है तो रोता है, चिल्लाता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों से क्रिया करके सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये 0 से 2 वर्ष तक की, और फिर 2 से 7 वर्ष तक की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक पहुंचता है। फिर 7 से 11 वर्ष तक की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे ने अपने बच्चे अल्बर्ट पर 16 वर्ष तक लगातार अध्ययन किया था, और जीन पियाजे ने बताया कि बालक जो होता है अहम की भाषा का विकास अहम द्वारा, ये भाषा उनकी बालक की कैसी होती है? अहम की भाषा होती है। खुद से बातें बालक के बच्चे अकेले में खुद से बातें करते हैं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और उसकी 4 अवस्थाएं बताई: संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, जिसमें बालक संवेदना द्वारा सीखता है, और फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। जो बाल्यावस्था की अवस्थाएं हैं वही बिल्कुल सेम इसमें हैं। फिर 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। विकास सरल से जटिल की ओर होता है। विकास सरल से जटिल की ओर होता है, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है।
विशेष सामान्य के उल्टा दे रखा है। जटिल से कठोर की कर सकते हैं। साधारण आसान एक ही शब्द हैं। विकास कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले छोटी-छोटी चीज़ों का विकास होगा, फिर विशिष्टता की ओर धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के अनुसार कि जिस प्रकार बालक की क्षमता है, उसी प्रकार उसका विकास प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहते हैं सहयोग देना। अपने सहयोग के द्वारा बालक की क्षमताओं का विकास करते हैं। सहभागी अधिगम क्या होता है? साथ-साथ में सीखना। सहभागी अधिगम होता है साथ-साथ में सीखना। समीपस्थ विकास क्या होता है? कि जिन जैसे लोगों के समीप भी जाओगे, उसी प्रकार से अपना विकास करना समीपस्थ विकास होता है। और सहयोगात्मक अधिगम, सहयोग के द्वारा अधिगम करना, ये सहयोगात्मक अधिगम होता है। लेकिन सहयोग देना, यहाँ पर आप अपने सहयोग से सिखा नहीं रहे हैं, उसके सीखने में आप सहयोग कर रहे हैं। तो आप 24 में एक सही है। नवीन जानकारियों को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है आत्मसातीकरण। संयोजन क्या होता है? नई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना। ये पियाजे के शब्द हैं कि नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेना। अनुकूलन, उस नई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना। और अहम केंद्रिता, अभी हमने बताया था कि बालक स्वयं से बातें करते के लिए में इसे अहम केंद्रिता कहते हैं। लेकिन आत्मसातीकरण, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव कर लेना, ये आत्मसातीकरण है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो मध्य बाल्यावस्था हमने बताया कि मैडम एलिजाबेथ हल्लाक का जब आप कार्यकाल पढ़ेंगे तो 2 से 5 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, और फिर 7 से 10 वर्ष, 7 से 6 से 12 वर्ष तक ना, 7 से 3 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष, इस प्रकार का इनका बटा हुआ है। तो सामाजिक कर्त और अहम केंद्रिता अधिक होती है। सामाजिक मध्य बाल्यावस्था में सामाजिक कर्त के बजाय अहम केंद्रिता अधिक होती है। ये जीववाद तो शैशवावस्था के लक्षण हैं। परिपक्वता तो आप जाकर किशोरावस्था में जाएंगे। अहम केंद्रिता, ये भी पियाजे के अनुसार सबसे पहली अवस्था के अध्ययन है। तो 26 नंबर में एक सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बच्चों को एक कोने में बैठाना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? कि बालक को वरीयता देना, बालक को वरीयता देना। प्रतिबंधित, ये भी गलत है। प्रतिबंधित शब्द आ गया। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं, वे भी गलत होगा। नहीं सर, बच्चों के लिए हस्तपरक अधिगम, हस्तपरक गतिविधियां। बालक को हस्तपरक मतलब हाथ से कार्य करने वाला, मतलब खुद से करने की क्षमताओं का विकास करना। 27 में 4। और कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीतमय बुद्धि स्तर उच्च है। क्योंकि मधुर संगीत की बात कर रहा है, ये बहुबुद्धि का सिद्धांत से उठाया गया प्रश्न है कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने 1587 में, हाँ 1987 में दिया, 1887 में दिया था, वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है कि संगीत में बुद्धि स्तर इसका उच्च होगा। 28 में 2 नंबर। और अगर जो हम 29 और 30 दो क्वेश्चन जिनको भी देख लेते हैं कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में और लड़के जो हैं गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है लिंग पक्षपात को, जेंडर पक्षपाती को दर्शाता है कि लड़के जो हैं लड़कियों से मैथ्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां गृह विज्ञान में अच्छी होती हैं। ये एक जेंडर को बढ़ावा देने की बात करता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 30 अगर देखा जाए, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बच्चे के अनुरूप परिवेश बदलना चाहिए, कि व्यवस्था बच्चे के अनुरूप बदलना है, परिवेश प्रभाव के अनुरूप बदलना है, बच्चे परिवेश के अनुरूप बदलने हैं। तो 30 में 3 सही है। तो ये सीटेट का हमारा एक पुराना पेपर था, जो कि जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं उसमें सब में आपकी मदद करेगा। और इस क्वेश्चन नंबर CDP का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था, सीटेट के लिए तो ये रामबाण शामिल होगा। 65% क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से बनेंगे। 35% में जो 10% क्वेश्चन आएंगे
वो नई शिक्षा नीति से पूछे जा रहे हैं, वो हम आपको एक मैराथन में करवा देंगे। और उसके बाद देखा जाए तो 25% क्वेश्चन जो नए हैं, उनको इसी बार प्रैक्टिस लेते रहेंगे हम जुलाई तक, तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएँगे। जय हिंद साथियों।